दोस्तों नमस्कार। भारत कोई श्रीलंका नहीं है। भारत के भीतर तो 65 से ज्यादा श्रीलंका अलग अलग राज्यों में बसने लगेंगे अगर जनसंख्या के लिहाज से देख लीजिए। लेकिन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में अगर हर राज्य को आप टटोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है राज्यों की स्थिति श्रीलंका से भी बदतर हो चली हो। वहां की महंगाई, वहां की बेरोजगारी और कर्ज में डूबे हुए राज्य, कमोवेश एक ऐसी स्थिति है अगर भारत तमाम राज्यों को ना समेटे और हर राज्य अपनी अर्थव्यवस्था के आश्रय अपने अलग अस्तित्व को जीने लगे तो यकीन जानिए श्रीलंका से भी बुरी हालत राज्यों की हो जाएगी। श्रीलंका की जनसंख्या महज 2.25 करोड़ है और भारत के किसी भी बड़े राज्य की जनसंख्या इस 2.25 करोड़ से कहीं ज्यादा है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में राज्य कर्ज में डूब चले हैं और जो सियासत भारत में फ्री बांटने की दिशा में बढ़ चुकी है और जिस तरीके से बैंकों को कंगाल बनाया जा रहा है, कॉरपोरेट को लगातार रियायत दी जा रही है, उसके कर्ज को भी रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई नौकरशाह करे तो क्या करे, कोई पॉलिटिशियन करे तो क्या करे, क्योंकि यह समूचा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के आश्रय भारत के अलग अलग राज्यों को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है कई राज्यों की कतार आपको दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में खड़ी नजर आए। कई राज्य ऐसे होंगे जो दुनिया के सबसे कर्जदार देश के तौर पर जिनकी पहचान है उससे भी बदतर हो चले होंगे, क्योंकि भारत के भीतर तो तमाम राज्यों को मिला दीजिए तो वह भारत बनता है। सरकार की चिंता है, सरकार के माथे पर शिकन है, लेकिन उसके पास अपनी इकोनॉमिक्स या अपना तंत्र कोई ऐसा है नहीं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। तो कोई यह दावा कर नहीं सकता है कि अगर उसकी सत्ता आ जाएगी और सत्ता आने के लिए जो मुफ्त दर मुफ्त ऐलान किया जाता है, हम आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, आने वाले वक्त में आपको पेंशन इतनी बढ़ा दी जाएगी, महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, किसी को स्कूटी दी जाएगी, किसी को मोबाइल फोन दिया जाएगा, किसी को टैब दिया जाएगा, किसी को सारी चीजें मुफ्त में दे दी जाएंगी। यह मुफ्त की प्रक्रिया और इन सब के बीच कर्ज की रियायत और कर्ज की रियायत के साथ जो कर्ज लेने वाले कॉरपोरेट हैं जो 5 सितारा जीवन जीते हैं उनके प्रति सख्ती ना बरतना और इन सारे मामलों को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो सुप्रीम कोर्ट सत्ता के अनुकूल राग अपने फैसलों में गाने लगती हो। तो ऐसे में बचेगा क्या? हमें लगता है आज पहली बार एक ऐसी परिस्थिति को समझ लीजिए जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन भारत के राज्यों की भयावह स्थिति है। श्रीलंका के भीतर में जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां पर विदेशी करेंसी नहीं है। दुनिया के बाजार से कोई सामान खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? सरकार हाथ खड़े कर चुकी है और अर्थव्यवस्था को इस तरीके से चरमराई है जिसके बाद वहां के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो राज्य अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं उसमें भी बार बार इस बात का जिक्र होता है, दरअसल अपने परिवार के लोगों को ही भारत में भी राजनीति बड़ा आश्रय देती है। क्योंकि श्रीलंका की परिस्थिति को अगर पलटिएगा तो जिस परिवार से प्रधानमंत्री आते हैं उसी परिवार में उन्हीं के भाई राष्ट्रपति भी हैं, उन्हीं के परिवार से वित्त मंत्री भी हैं, उन्हीं के परिवार से कृषि मंत्री भी हैं, उन्हीं के परिवार से खेल मंत्री भी हैं। गजब की स्थिति है। लेकिन भारत अमृतकाल में जी रहा है। भारत श्रीलंका हो नहीं सकता है क्योंकि श्रीलंका में तो उत्पादन ठप है, हम तो एक्सपोर्ट जबरदस्त कर रहे हैं। हमने हाल ही में आंकड़ा बताया, बड़ा जबरदस्त है, 40% का उछाल आ गया है। हमारे यहां महंगाई उस तरीके से चरम पर नहीं है कि हमारी करेंसी कागज में तब्दील हो जाए, अभी भी उसकी कुछ वैल्यू बची हुई है। हमारे यहां बाजार में माल भरा पड़ा है, यह अलग मसला है कि खरीदने के लिए लोगों की जेबें खाली हैं। लेकिन श्रीलंका में तो माल ही नहीं है क्योंकि बाहर से वो माल कैसे लाएं, उनका खजाना खाली है। हम श्रीलंका हो नहीं सकते हैं। लेकिन श्रीलंका की परिस्थितियों के तले अगर हम राज्यों का जिक्र शुरू कर दें तो आप हैरत में आ जाएंगे कि भारत का हर राज्य औसतन अपनी जीडीपी के लिहाज से 35% कर्ज में डूबा हुआ है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई रास्ता आने वाले वक्त में राज्य की इकोनॉमी को पटरी पर लाएगा कौन? किसी के पास नहीं है। और जो मुफ्त का इलाज भारत में राजनीतिक तौर पर कोई कर नहीं पा रहा है, जो जोर से कह दे हम आपको यह भी फ्री दे देंगे वह भी फ्री दे देंगे, हो सकता है चंद बरस
चंद मिनट, चंद महीने, चंद साल कुछ रियायत और राहत मिल जाए, लेकिन राज्य कंगाल हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। और यह परिस्थिति राज्य दर राज्य नजर आ रही है। आपके दिमाग में किसी राज्य का कोई मॉडल है तो आज मॉडल को मिटा डालिए, चाहे वो गुजरात मॉडल हो, चाहे आने वाले वक्त में आपके जहन में यूपी मॉडल बन रहा हो, चाहे कोई पंजाब का मॉडल आपके जहन में आ रहा हो, या फिर कांग्रेस की सरकार में कोई राजस्थान का मॉडल लेके आ रहा हो, सभी ध्वस्त हो चले हैं। और जान के हैरत होगी, इस देश के तमाम राज्यों का कर्ज अगर मिला दीजिएगा तो यह 80 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में तमाम राज्य डूबे हुए हैं। और खास तौर से जो हमारी अर्थव्यवस्था 2014 के बाद इस देश में केंद्रीय स्तर पर अपनाई गई, उसका असर धीरे धीरे ऐसा फैला, उसमें चाहे जीएसटी को शामिल कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लीजिए, चाहे जिस भी तरीके से जो वसूली होती रही, और पूरी इकोनॉमी आकर कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसे पर टिक गई। जहां पर वैट की वसूली स्टेट को करनी थी, एक्साइज की वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी थी, जीएसटी की वसूली हो रही थी, लेकिन स्टेट को पूरा पैसा दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं थी। लेकिन फिर भी जब हमने 80 लाख करोड़ का जिक्र कर दिया है तो उन परिस्थितियों के भीतर चलिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, वहां की जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा है। वहां कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आया है पाकिस्तान की तरफ जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाए और जहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़े। यह एक अलग मसला है कि भारत के भीतर राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल अपने तौर पर पीआईएल के जरिए भी उठे हैं, लेकिन राज्यों को लेकर कोई बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आज जरा परिस्थिति को परखने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश लगभग 6,11,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। क्या यह यूपी मॉडल आने वाले वक्त में भारत में अपनी इकोनॉमी के जरिए उस 5 ट्रिलियन को जगा पाएगा, या कर्ज में डूबने की रकम 5 ट्रिलियन से आगे की दिशा में भारत में चली जाएगी? मसला यूपी भर का नहीं है, मसला है गुजरात मॉडल लेकर हम चले थे। वहां की जानकारी के हिसाब से 3,913 करोड़ रुपए यह कर्ज में सीधे सीधे डूबे हुए हैं। यह आंकड़ा अगर गिनना शुरू कीजिएगा, जो इसको लौटाना है रिजर्व बैंक को, वह तकरीबन 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस स्थिति में राज्य चलेंगे? इस स्थिति में सियासत और उसकी चकाचौंध तले नेता मंत्री अपने तरीके से 5 सितारा जीवन जिएंगे? अजीबोगरीब स्थिति है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब की स्थिति यह भी तकरीबन 2,82,000 करोड़ के घाटे में है, कर्ज में दबी हुई है। इसकी भी जीडीपी के मुकाबले यह 50% से ज्यादा है। यानी जीडीपी का 50% से ज्यादा अगर कर्ज है राज्य पे, वो राज्य तो यूं ही कंगाल हो गया। लेकिन हमने कहा ना, तमाम राज्यों को मिला के एक इंडिया बनता है जो एक दूसरे के भार को सहता है, असमानता को सहता है, और रईसी के परवान में जो लोग चढ़ते चले जाते हैं उनकी तरफ टकटकी लगाए सिर्फ देखता है। शायद यही वजह है कि भारत के भीतर में सबसे रईस शख्स की शुमारी दुनिया के सबसे रईस शख्स में होती है। 100 अरब डॉलर अडानी का नेटवर्थ हो गया है उसी दौर में जिस दौर में भारत की इकोनॉमी और राज्यों की कंगाल होने की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है। राजस्थान तकरीबन 4,34,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी 4,90,000 के कर्ज में डूबे हुए राज्य की परिस्थितियां वहां पर बार बार नजर आती है। यानी ध्यान दीजिए, तो छत्रपों का जिक्र करें, कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करें, बीजेपी के गुजरात मॉडल का जिक्र करें, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र करें, किसका जिक्र करें और किस राज्य का जिक्र करें? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अभी तक इतना दम नहीं आया है जिसके लिहाज से वह एक पूर्ण राज्य, जो अपने तौर में जिसकी सारी ताकत वहां के मुख्यमंत्री और जो उसकी सत्ता होती है उस दल के पास होती है, वह अपने तौर पर अगर 2014 के बाद से गिनना शुरू करें तो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को संभाल पाना तो दूर, कर्ज में उसने कुछ भी भरपाई की हो ऐसी स्थिति भी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम ध्यान दें तो अगर एवरेज 35% कर्ज में डूबे हुए राज्यों की स्थिति है, तो उसके बाद गिनते चले जाइए पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमाम राज्य एक एक कर गिनते चले जाइए, और बिहार, उसकी हालत तो बद से बदतर है।
वह गरीब से गरीब राज्यों में शुमारी है। झारखंड गरीब से गरीब राज्यों में शुमारी है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर प्रति व्यक्ति आय को अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो इसका मतलब आप राज्य है। लेकिन जब आपसे यह कहा जाए कि प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा प्रति व्यक्ति पर कर्ज कहीं ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे? इसका मतलब है उसका जन्म ही होता है कर्ज में। और यह एक अजीबोगरीब सच है कि भारत के भीतर में हर बच्चा जो जन्म लेता है वो 50,000 से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ होता है। और अलग अलग राज्यों की कहानी अलग अलग है। वहां की अर्थव्यवस्था का मॉडल पॉलिटिकल तौर पे इस वक्त चलता है, उसके पीछे कोई ग्रामर नहीं है जो अर्थशास्त्री का ग्रामर हो। यह ग्रामर राजनीतिक तौर पर बोलता है कि हमारे वोटर को हम फ्री में बिजली देंगे, हम अपने वोटर को 1,000 रुपया महीना महिलाओं को फ्री में देंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, हम एवज में किसी भी चीज के एवज में कुछ भी देंगे, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। इसका भी एक लंबा चौड़ा आंकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राज्य 80 लाख करोड़ में डूब गए, इसी कालखंड में जो रियायत और राहत कॉरपोरेट को दी गई, जो सब्सिडी का जिक्र सरकारें करती रहती है, और जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कर्ज है, अगर इन सारी परिस्थितियों को एक एक करके टटोलना शुरू कीजिए तो आप हैरत में आ जाएंगे कि भारत के भीतर में जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम का अर्थव्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था के पैरेलल में एक शब्द और होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उससे भी लेना देना नहीं है। यह सिर्फ इस बात का घोतक है कि सत्ता हमारे पास होगी तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास होंगे, और उन इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर वो हमारे लिए काम करेंगे तो ऐसे में कोई चेक एंड बैलेंस रहेगा नहीं, यानी कोई रोक टोक है ही नहीं। जब कोई रोक टोक नहीं होगी तो हम किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से किसी को भी कोई भी राहत दे सकते हैं, कोई भी रियायत दे सकते हैं, किसी को कितना भी इनाम दे सकते हैं, किसी से कितना भी वसूल सकते हैं। यह एक अजीबोगरीब है जो रूल ऑफ लॉ को खारिज कर देता है। यानी रूल ऑफ लॉ गायब हो गया, इकोनॉमिक्स गायब हो गई, और पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से भारत में समा गई। जब उसमें हमने आपसे 80 लाख करोड़ का जिक्र किया तो अब लौटिए वापस भारत के भीतर उत्पादन की परिस्थिति, भारत के भीतर रोजगार की परिस्थिति, भारत के भीतर डिग्रीधारी प्रोफेशनल्स की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और भारत के भीतर में पॉलिटिशियंस की स्थिति। इन सभी परिस्थितियों में एक नाम और जोड़ दीजिए, कॉरपोरेट का। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि अगर इस देश की कमाई 100 रुपए है तो उसी देश में कॉरपोरेट की कमाई 10,000 रुपए कैसे हो सकती है? यह डिफरेंस है 100 और 10,000 रुपए का। इसीलिए 100 अरब डॉलर के साथ एशिया के सबसे रईस भारत में ही हैं अडानी साहब, और अंबानी साहब 99 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर सरकार चिंता व्यक्त कर रही है, उसके माथे पर शिकन है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है। यह क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री भी परेशान है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हो सकता है परेशान हो, लेकिन रास्ता किसी के पास नहीं है, क्योंकि राजनीति हमारी रईसी के साथ चलती है। उस पर होने वाला खर्चा जो है, इस देश को तमाम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, जो सब्सिडी मिलती है, उनसे कई गुना ज्यादा है। तो फिर रास्ता क्या बचा? और यह परिस्थिति क्या वाकई इतनी डामाडोल है कि आने वाले वक्त में हम कहीं श्रीलंका ना हो जाएं? राज्यों की स्थिति तो हमने बता दिया कि वो बद से बदतर है, क्योंकि जितनी फीसदी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, जो हम जिक्र बेरोजगारी का कर रहे हैं, जो स्थिति उत्पादन का कर रहे हैं, और जो मार्केट में बिकने वाले सामानों का कर रहे हैं, भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपने राज्य की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी बदतर है। यह तो भला हो इस देश के भीतर में कि हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर को जीते हैं, और उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत केंद्र सरकार कहती है हम 5 किलो राशन जो है फ्री में देंगे। वह भी आंकड़ा जब जोड़ा गया और निकाला गया तो दो चीजें फिर निकल कर आई। एक तरफ अगर इस देश के सभी लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलने लगे, पहला बात। दूसरी बात, उसके साथ जिस तरह किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यह सभी को मिलने लगे, दूसरी बात। तीसरी बात, इसके साथ आप कुछ अलाउंसेस खर्चा का भी देने लगे, वह भी अगर प्रति महीने आप अगर सबको दे रहे हैं तो वह 500 रुपए ही देना शुरू कर दें सभी को। यह पूरा का पूरा हिस्सा इस देश में जो कॉरपोरेट की टैक्स माफी है, जो कॉरपोरेट बैंक से कर्ज लेकर भागने की परिस्थिति में आता है और सरकार उसको बैंक बुक ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देती है,
या इस देश के भीतर में जो पॉलिसीज बनाई जाती है कि अब हम आपको इस बरस इतना इनडायरेक्ट टैक्स माफ कर रहे हैं, अगर इन सारी चीजों को पटरी पर ले आया जाए तो ये सारी चीज फ्री में हो सकती है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी यह देश का मॉडल जो है वह आगे बढ़ने वाला मॉडल नहीं है, एक स्टेटस को में लाकर खड़ा रखने वाला मॉडल है, जो वक्त के साथ दुनिया की रफ्तार में और पीछे होता चला जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर पढ़े लिखे लोग देश में नहीं रहेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। अगर आप जो प्रोफेशनल्स निकल पा रहे हैं उनको काम नहीं दे पाएंगे, अगर आप यहां की इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसी स्थिति नहीं करेंगे जहां पर उनको लगे कि कॉम्पिटिटिवनेस है, तो फिर वह प्रोडक्शन सत्ता जिस हिसाब से करेगी उस हिसाब से करेंगे। अगर इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में भारत जो एक्सपोर्ट का जी रोना और एक्सपोर्ट के गीत गा रहा है, उसमें से अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को माइनस कर दीजिए तो आप हैरत में आ जाएंगे, भारत का एक्सपोर्ट एक झटके में 60% नीचे आ जाएगा। यानी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है जिसने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाया हुआ है, और उसमें भी 20 से 25% का इजाफा उस युद्ध काल के दौर में हुआ है, जिस दिशा से दुनिया देख तो रही है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही है, जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है। वहां पर जो अनाज का एक्सपोर्ट दुनिया भर में होता था रुक गया है, तो भारत को इसका लाभ मिला है। लेकिन अब इसके आगे की परिस्थिति है, इसलिए यह परिस्थिति है क्योंकि भारत के तमाम इंस्टीट्यूशंस अगर सत्ता का राग गाने लगे हों और फेडरल स्ट्रक्चर इस रूप में टूट रहा हो कि सीबीआई, ईडी और आईटी से खौफजदा राज्य सरकारें होने लगी हों और वो कहे कि अब हम इन अधिकारियों को आने नहीं देंगे, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, कांग्रेस शासित राज्य चाहे पंजाब एक वक्त में रहा या फिर छत्तीसगढ़ या राजस्थान मौजूदा वक्त में है, सभी ने, या तेलंगाना का जिक्र कीजिए या झारखंड का जिक्र कीजिए, सभी ने सीबीआई अधिकारियों को रोक दिया, आप हमारे यहां नहीं आएंगे। अगला सवाल यह है कि दरअसल इन सब के बीच देश के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एक सवाल उठाया, 48 घंटे पहले एक सेमिनार हो रहा था, उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपने भाषण में 2 बातों का जिक्र किया जो शायद आने वाले वक्त में बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि भारत के अब तक के अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि लोकतंत्र हमारे जैसे बहुलवादी समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और हमारी समृद्ध विविधता तानाशाही शासन के माध्यम से कायम नहीं रखी जा सकती है। यानी उन्हें एहसास है लेकिन वो कह नहीं रहे हैं, वो तानाशाही शासन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो सेमिनार सीबीआई को लेकर था। सीबीआई एजेंसी को लेकर उन्होंने कहा कि पहले इसकी कितनी साख थी, पहले हमारे पास लोग आते थे कि सीबीआई की जांच कराइए, अब तो कोई नहीं आता है, अब तो कहते हैं कि सीबीआई वो तो सत्ता प्रभावित होगी। इन बातों का वो जिक्र तब कर रहे हैं जबकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति जो होती है उसमें एक पार्टी चीफ जस्टिस भी होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का कोई बचा नहीं वहां पर, क्योंकि उतनी संख्या है नहीं सीटों की, तो लोकसभा में अपोजिशन है ही नहीं, तो 2 ही लोग बचे। उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति का एक नया मामला सामने आया जो आलोक वर्मा से जुड़ा हुआ है। आलोक वर्मा और उस समय के 2018 में जो स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे राकेश अस्थाना साहब, इन दोनों में झगड़ा हुआ। आलोक वर्मा ने करप्शन के चार्ज लगा दिए, उल्टा खेल हो गया। राकेश अस्थाना तो आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन आलोक वर्मा की तमाम चीजें रुक गई है, और जो जानकारी निकल कर आई उसमें चाहे उनका रिटायरमेंट ड्यूज हो, चाहे लीव इनकैशमेंट हो, चाहे पेंशन हो, मेडिकल इंटाइटमेंट हो, ग्रेजुइटी हो, सब रुक गया है। गजब की स्थिति है। इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि आखिर में इंस्टीट्यूशन ही तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालेंगे, उस इंस्टीट्यूशंस का भी तो अपना महत्व होगा। नीति आयोग कोई निर्णय लेगा और बताएगा, जैसे प्लानिंग कमीशन लिया करता था तो वो राज्यों को ध्यान में रखकर लेता था, लेकिन याद कीजिए जब प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया तो कहा गया राज्यों की भागीदारी उसमें ज्यादा होगी। लेकिन नीति आयोग ने अपने तौर पर जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्थिति मौजूदा वक्त में और बदतर हो गई। तो इंप्लीमेंट करने के लिए जो अलग अलग, चाहे वो सीएजी को काम करना पड़े, सीएजी ने सवाल उठाए हैं, ऐसा नहीं है नहीं उठाए, सवाल उठाए, लेकिन वो बंद किताब में सवाल हैं, छुपे हुए हैं,
पार्लियामेंट के पटल पर रखे नहीं जाते हैं। उसमें इन बातों का जिक्र है कि राज्य कैसे कंगाल और खोखले हो जा रहे हैं, और गुजरात तक का जिक्र किया है सीएजी ने अपने तौर पर। अगर यह परिस्थिति है कि इंस्टीट्यूशंस को आप खत्म कर दीजिए या सत्ता के अनुकूल रहेंगे तो ही वहां का अधिकारी काम कर पाएगा, अगर यह स्थिति आ गई है और वो अधिकारी जानता है कि आने वाले वक्त में उसे ही तो राजनीति करनी है और राजनीति संभालनी है, क्योंकि अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर जो बना है वो इससे पहले आईएएस हुआ करते थे। हमें लगता है दूर मत जाइए, मोदी गवर्नमेंट को देख लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर आईएफएस, हरदीप पुरी आईएएस, पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री आईएएस रह चुके हैं, आरके सिंह पावर मिनिस्टर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, वह भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वह भी आईएएस रह चुके हैं, अश्वनी वैष्णव रेलवे संभालते हैं और कम्युनिकेशन और आईटी संभालते हैं, वह भी आईएएस हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो जेडीयू से आते हैं उनके नुमाइंदे के तौर पर मोदी गवर्नमेंट में यह भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का नेक्सस और सारी चीजें पॉलिटिकल हो जाना और इन सब के बीच रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हुए अपने राज्य को चलाना और एक्सचेंजर को धीरे धीरे इसी रूप में खाली करते चले जाना, खुद पे खर्चा करना, गवर्नेंस के ठाठ में कोई कमी ना आने देना, इसी का असर है कि भारत के राज्यों के ऊपर 80 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और राज्य दर राज्य की परिस्थिति में जो उसकी जीडीपी है वो औसतन अगर 35 से 37% तक कर्ज में डूबी हुई है, तो ऐसे में उससे निजात मिलेगी कैसे? क्या कोई प्रोग्राम इस देश के सामने है या एक ही प्रोग्राम है? इसका जाप अब केंद्र सरकार करना शुरू कर दे और एक एक करके कहे अब इस देश को एक स्टेट के तौर पर देखा जाए, फेडरल स्ट्रक्चर भी खत्म कर दिया जाए, हम ही एक हैं और हम सभी एक देश के तौर पर देखेंगे, राज्यों की राजनीति बंद कर दी जाए जिससे कोई भी मुफ्त ना बांटे। क्या यह रास्ता है? या रास्ता उसी अर्थव्यवस्था का है जिस अर्थव्यवस्था में कारखानों से, चिमनियों से धुआं निकलेगा, डिग्रीधारियों को नौकरी मिलेगी, कॉलेज चल रहे होंगे, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होंगे, उनको अपनी वेतन मिल रहा होगा। अपने तरीके से इस देश की उस अर्थव्यवस्था पे किसी का ध्यान नहीं है जिसमें हर कोई कमा खा रहा है, कमाते हुए दिख रहा है, देश में हिस्सेदारी है, आने वाले वक्त में भारत के भविष्य को और बेहतर बना रहा है। लेकिन नहीं, हम एक ऐसी इकोनॉमी को ले आए हैं जिसमें 5 ट्रिलियन किसी चांद की तरह चमकता रहेगा और उस चमकते हुए चांद को देखकर हमारे पास एक ऐसी पूंजी आएगी जो कॉरपोरेट के पास चली जाएगी, जिसका नेटवर्थ अरबों खरबों में होगा और भारत की जीडीपी धराशायी होते हुए राज्य दर राज्य की परिस्थिति में कंगाली और भूखमरी की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। क्योंकि भारत भूखमरी के इंडेक्स पे आपको नजर आता होगा कि भारत के पीछे भी अभी भी कुछ देश हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जो सबसे निचली पायदान पर अगर उन्हें देश में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यह स्थिति आ जाएगी। जिम्मेदारी कौन लेगा? किसके जरिए रास्ता खोजें और किन रास्तों के आश्रय इस देश की राजनीति पर नकेल कसी जाए? ये सारे सवाल इस लोकतंत्र के नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के हैं जो पीछे जिसकी इमारत है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है। लेकिन वह भी अच्छी अच्छी बातें कहता है, अच्छी अच्छी बातों के जरिए खुद को सहलाता है और फिर भूल जाता है जब पद से हट जाता है तो कोई पार्लियामेंट में भी आ जाता है, कोई अपने गांव भी लौट जाता है। लेकिन यह परिस्थिति इस देश के लिए ऐसी त्रासदीदायक स्थिति है जिसका रास्ता नहीं निकला तो यकीन जानिए भारत को भी श्रीलंका होते देर नहीं लगेगी। लेकिन भारत के राज्यों को मिला दीजिएगा तो भारत श्रीलंका हो ही नहीं सकता है। भारत की स्थिति तो कुछ और है। वह स्थिति शायद रईसों की गुलामी वाली है क्या? एक वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब तो कई कंपनियां हैं और कंपनियों की तरह राज करते हुए इस देश के जनता द्वारा चुने गए जनसेवक भी हैं। कमाल की स्थिति है। यह बिल्कुल दुनिया में एक नया मॉडल है। अजीबोगरीब है भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।